नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके तीसरे पार्ट के बारे में, जिसमें अपने पार्ट को अच्छी तरह समझ लिया था। आज अपन करेंगे इसके प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, इस पार्ट को नहीं समझा है, तो पहले वो देख लेंगे, तो आपको निश्चित तौर पे इसका कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको आता नहीं हो। तो आपको प्रश्न उत्तर भी इसी तरीके से समझाए जाएंगे। वैसे पार्ट के अंदर सारे क्लियर किए हुए हैं, लेकिन इसको दोबारा से क्लियर कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम के अंदर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से कर सको। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है। पहले जो प्रश्न दिए गए बिल्कुल एक लाइन वाले प्रश्न है, यानी आपकी किताब में तो ऑप्शन वाले दिए, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आते, तो अपन उसको क्या करेंगे, अति लघु उत्तरात्मक की तरह ही करेंगे। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न, जेनेटिक शब्द किसने दिया था। तो सबसे पहले पाठ के शुरू में अपने पढ़ा था, जो अनुवांशिकी का जनक है वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। लेकिन जो जेनेटिक्स शब्द का नाम दिया था वो दिया था बेटसन ने। किसने दिया था, बेटसन ने। बेटसन ने जेनेटिक्स या अनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो अपने को पता है बेटसन जो शब्द जेनेटिक्स देने वाला व्यक्ति था। उसके बाद में है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, यानी किस पादप पर किए थे। आपको मैंने पहले ही बताया था, हालांकि मटर के पादप आपको याद रह जाएगा, सारे बार बार मटर मटर दोहराते हैं, लेकिन वो मटर की कौन सी प्रजाति थी, उद्यान मटर। तो आप क्या याद रखेंगे, उद्यान मटर, उसके पादप पर उसने प्रयोग किए थे। अगर आप सीधा मटर लिखेंगे तो आपका प्रश्न सही नहीं होगा, आपको पूरा लिखना है उसकी जाति के सहित उद्यान मटर। तीसरा जो प्रश्न है, अनुवांशिकी एवं विविधताओं के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं। सबसे पहले अपने जो पाठ के स्टार्टिंग में पढ़ा था अनुवांशिकी की परिभाषा, ठीक है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या है, अनुवांशिकी लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। तो एक तरह से ये अनुवांशिकी की परिभाषा ही है। अगर क्या की जगह अपन लिखा दे अनुवांशिकी तो ये परिभाषा बन जाएगी। तो ये किसकी परिभाषा है, अनुवांशिकी की परिभाषा, ठीक है। अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। फिर देखो, मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है। अब आपको हरा रंग दिखाई दे रहा है मटर की फली का, तो यानी वो क्या है, प्रभावी लक्षण है। अगर होता हरी नहीं होती, यानी वो छिपा हुआ होता, तो फिर अपने को दिखाई भी नहीं देता। अब उसने कह दिया हरा रंग है तो दिखाई भी दे रहा है हरा रंग। और जो लक्षण अपने को प्रकट हो जाते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो लक्षण छिप जाते हैं वो अप्रभावी होते हैं। तो ये कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, ठीक है। इसके बाद में अगला है, सामान्यतः किसी जीन में कितने युग्म विकल्पी होते हैं। आपने पढ़ा था प्रत्येक जीन में 2 युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन लिखते हैं तो इसको किस नाम से लिखते हैं, एक बड़ा टी, ठीक है, या फिर इस तरह से एक बड़ा और एक छोटा टी, या दोनों छोटे टी। सब में 2-2-2 लिखते हैं। ये दोनों युग्म विकल्पी हैं। दोनों टी क्या हैं, ये युग्म विकल्पी हैं। तो ये थे आपकी स्टार्टिंग के 5 प्रश्न। इसके बाद देखते हैं अगला छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, मेंडल ने कितने विपर्ययी लक्षणों के युग्म पर अपने प्रयोग चुने थे। तो देखो कितने प्रकार के लक्षण थे, उतने कितने सालों तक प्रयोग किया था, 7 साल तक। यानी अपने को लक्षण भी क्या याद रखने हैं, 7 लक्षणों पर। कैसे, जैसे बीजों का आकार हो गया, यानी उनकी लंबाई होगी, बीजों का आकार, बीजों का रंग, फूलों का आकार, फूलों का रंग, इस तरह से कितने थे कुल लक्षण, 7 लक्षणों पर उसने क्या किया था, अपने प्रयोग किए थे। इससे अगला प्रश्न है 7वां, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। अपने परिभाषा पढ़ी थी, जब किसी F1 पीढ़ी का जो जनक होता है, ठीक है, उसका F1 पीढ़ी से जो संतति प्राप्त होती है, उसका जो संकरण है जनक पीढ़ी से किसी दोनों में से किसी एक के साथ कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संकर पूर्व संकरण या पश्चय संकरण जिसको कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, संकर पूर्व संकरण या पश्चय संकरण, ठीक है। इसके बाद अगला है संकरण। देखो ये है सिर्फ लंबे पौधे कहेंगे जिसको, और साथ में है बौने पौधे। इनका जब प्राप्त संतति का अनुपात क्या होगा। तो देखो अपन इसको करके देखते हैं, आपको समझाता हूं मैं। ये एक टी हो गया, ये छोटा टी हो गया, और हाथ में दोनों छोटे टी हैं। जब युग्म बनेंगे तो देखो क्या होगा, बड़ा टी अलग हो जाएगा और छोटा टी अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें एक जैसे है तो एक ही प्रकार का युग्म बनेगा, ये टी। अब देखो इसको जब आपस में संकरण कराते हैं, जब इसका और इसका संकरण होगा तो एक तो होगा बड़ा टी, एक छोटा टी, और जब दोनों छोटे टी के होंगे तो यानी 1:1, 50% लंबे और 50% बौने। तो कितना अनुपात आया, 1:1, 50% लंबे और 50% बौने। तो देखो यहाँ पर अनुपात क्या आएगा, अनुपात पूछा आपसे 1:1। इसके बाद अगला, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस विपर्ययी लक्षणों को नहीं चुना। देखो उसने कौन से को नहीं चुना था, 4 ऑप्शन है, उसके अनुसार अपन चले उत्तर के अनुसार। तो जड़ का रंग अपने कहीं भी अध्ययन नहीं किया है, मटर के जो जड़ है उसके रंग का अध्ययन बिल्कुल नहीं किया था मेंडल ने। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखो आपसे क्या पूछा है
क्या नहीं चुना था। इसके अंदर आप पर दे रखा है बीज का रंग, बीज का आकार, ठीक है, फूलों का रंग, ये तो तीनों थे लेकिन जड़ का नहीं था। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी को कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के, देखो F1 पीढ़ी में कौन से बने थे, F1 पीढ़ी में अपने बने थे ये और ये अपन एक नर के रूप में ले लेते हैं और एक मादा के रूप में, ठीक है। तो अगर इसका अपन करते हैं युग्मक के में बदलेंगे तो इस तरह से, और ये भी इस तरह से बदल जाएंगे, ठीक है। जब आपस में संकरण होगा, ठीक है, देखो इस तरह से मान लो, या मैं आपको संकरण करके बता देते हैं, ये एक नर के हैं एक मादा के, तो ये इस तरह से संकरण होगा तो क्या आ जाएगा, दोनों बड़े टी, ठीक है। जब इसका इसके संकरण होगा तो एक बड़ा टी और एक छोटा टी, इसका जब इसके साथ होगा तो एक बड़ा टी और एक छोटा टी, और जब इन दोनों का होगा तो एक दोनों ही क्या होंगे, छोटे टी आएंगे। तो देखो कितने, एक तो ये अलग हो गया, दूसरा ये, और ये दोनों एक जैसे हैं, तो कितने प्रकार के हुए जीनोटाइप, 3 प्रकार के बने। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 3 प्रकार के। देखो अलग अलग पौधे कितने प्रकार के, ये तो दोनों एक जैसे हैं, तो एक प्रकार ये हो गया, दूसरा प्रकार ये और तीसरा प्रकार ये, तो 3 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं। तो इस तरह से अपन इसके 10 जो प्रश्न है बहुचयनात्मक यानी ऑप्शन वाले, वो इस तरह से आपको याद करने हैं। इसके बाद देखते हैं इसके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो देखो अति लघुत्तरात्मक में पहला प्रश्न यानी वैसे 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो पाठ के शुरू में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, अब तो आपको रट चुका होगा कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए। ये अपन वैसे तो पहले भी प्रश्न कर चुके हैं लेकिन फिर से दिया हुआ है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, उद्यान मटर पर, उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए थे। आपको फिर से बता देता हूं, सिर्फ मटर नहीं लिखना आपको। उसके बाद है प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, प्रभावी यानी वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण। जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, अपने को दिखाई देते हैं, वो क्या है, प्रभावी लक्षण, और जो छिप जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण। तो अपने को यहाँ प्रभावी लक्षण की परिभाषा पूछी है, तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है, सिंपल सी परिभाषा। उसके बाद देखो अनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है। जैसे जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वंशागति, यानी एक वंश से दूसरे वंश में, दूसरे से तीसरे में, तो इसको अपन नाम दे दिया वंशागति, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेंडल के नियमों का पुनर्खोज किसने की थी। आपको पता है मेंडल के जो प्रयोग किए थे उसके बाद में कुछ वर्षों बाद में वैज्ञानिकों ने, 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुनर्खोज की थी। तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। पहला था हुगो डी ब्रिज, दूसरा था कॉल कोरेंस और तीसरा था एरिन वॉक शेरमैन। तीनों आपको नाम अच्छी तरह याद रखने हैं। पहला है हुगो डी ब्रिज, दूसरा है कॉल कोरेंस और तीसरा है एरिन वॉक शेरमैन। ये तीनों व्यक्ति थे जिन्होंने मेंडल के जो नियमों को पुनः खोजा था, पुनः प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेंडल का पूरा नाम क्या था। यह आपने पाठ में शुरू में ही पढ़ा था, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल था उनका पूरा नाम। तो आपको लग रहे होंगे इतने सरल प्रश्न है, तो आप आसानी से समझ में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने पाठ को अच्छी तरह समझ लिया और पेपर में आपके इसी तरह के प्रश्न आ जाते हैं। अगर आपने इस पाठ को आसानी से समझ रखा है, आपको समझाया इस तरीके से है कि सारे के सारे प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ भी रहे हैं, और किस तरह से प्रश्न आपको घुमा के दिए वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको लगातार इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको प्रश्नों की भी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद देखते हैं अगले जो प्रश्न है 17वां प्रश्न, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम लिखिए। मेंडल ने कितने प्रयोग किए थे, मतलब कितने नियम दिए थे अपने प्रयोग के आधार पर। 3 नियम दिए थे। आपने अच्छी तरह लेसन में पढ़ा था तीनों नियम। पहला नियम क्या था, प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपवहन का नियम। ये 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपवहन का नियम। ये 3 नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न है, परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। फिर से वही प्रश्न, यानी हालांकि अपने पहले ये प्रश्न में किया था जिसमें अपने परिभाषा लिखी हुई थी और पूछी थी किसकी परिभाषा है। अब की बार आपको परिभाषा पूछी है। तो देखो परीक्षण संकरण जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ, किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। किसका, जब F1 पीढ़ी का संकरण किससे करवाया जाता है, अप्रभावी जनक के साथ, उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल इसके मिलता जुलता, बाह्य संकरण से क्या समझते हैं। बाह्य संकरण से आप क्या समझते हैं, यानी 1 नंबर के हिसाब से प्रश्न आएगा तो अपने को सिर्फ परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पर देखो, जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ अप्रभावी के साथ करवाया जाता है वो तो क्या होता है, परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण में क्या होता है, F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। किसके साथ,
अप्रभावी के साथ करवाया जाता है। और जब अपन पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे अपन कहते हैं बाह्य संकरण कहते हैं। ठीक है, ये दोनों के बाद अगला देखते हैं अति लघुतरात्मक का अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न। मेंडल ने किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया? अब कौन सा नियम था? 3 नियम पढ़े थे। पहला नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है, दूसरा नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि दोनों ही नियमों में सिर्फ एक ही लक्षण की बात करते हैं, वो क्या था? इसकी लंबाई, पौधे की लंबाई। लेकिन तीसरे में अपने 2 गुण पढ़े थे, एक तो बीजों का रंग और एक बीजों की आकार या आकृति। 2 नियम पढ़े थे, बीजों का रंग और बीजों की आकृति। तो ये एक संकरण में तो क्या होता है? एक लक्षण का, लेकिन इसमें अपने क्या पढ़े थे? 2 लक्षणों का अध्ययन किया था। तो ये किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो लिखेंगे स्वतंत्र अपवन का नियम। नियम पूछा था कौन सा है, तो लिखेंगे स्वतंत्र अपवन का नियम। तो ये थे आपके पूरे अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो अति लघुतरात्मक के बाद में अब देखते हैं लघुतरात्मक प्रश्न, यानी जिनका आंसर क्या होता है 3 से 4 लाइन में या 5 लाइन में आपको देना होता है। तो देखते हैं इसके एक प्रश्न। सबसे पहले अब देखते हैं अगला प्रश्न यानी 21वां प्रश्न। क्या प्रश्न दिया हुआ है? आपको पूछा हुआ है लक्षण प्रारूप व जिन प्रारूप में अंतर आपको बताना है। लक्षण प्रारूप और जिन प्रारूप में आपको अंतर बताना है। तो अंतर के लिए जब भी प्रश्न आए तो आप इस तरह की टेबल बना लें, ये थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टिव लगती है। सीधा आंसर आप अंतर में लिखने की बजाय आप टेबल बना के लिखेंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो देखो क्या है, इधर आपने लिख लिया लक्षण प्रारूप और उधर लिख लिया जिन प्रारूप। ठीक है, लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं? किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप, यानी कोई सजीव है वो बाहरी रूप से कैसा दिख रहा है उसको अपन कहते हैं लक्षण प्रारूप। जैसे इसके अंदर अपन क्या है, जैसे ये टीटी उदाहरण के लिए लंबे संयुग्मी समयुग्मजी, इसको भी अपन ये मानते हैं, और विषम युग्मजी यानी टीटी को, दोनों को ही लंबे पौधे बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है? लंबे पौधे। जबकि जिन प्रारूप में क्या हो जाएगा? सजीव की आनुवांशिक रचना को जिन प्रारूप कहते हैं। जो आनुवांशिक की उसके अंदर की जो जीन के आधार पर संरचना है उसकी, उसको अपन कहते हैं जिन प्रारूप। जिसके अंदर क्या है? शुद्ध लंबे या संयुग्मजी समयुग्मजी लंबे, जिसको टीटी से, और अशुद्ध या विषम युग्मजी टीटी, ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के गिने जाते हैं। जबकि इसमें दोनों को ही लंबे ही गिने जाते हैं। जैसे ये भी अपन इसको भी लंबा पौधा कहेंगे, ठीक है, और अगर ये है तो भी लंबा पौधा है, दोनों को एक ही गिनेंगे। ठीक है, मतलब ये 2 पौधे हो गए। जबकि अगर इसके अंदर बात करें तो ये एक अलग प्रकार का पौधा है, ये एक अलग प्रकार का पौधा है, और तीनों ही अलग अलग प्रकार के हैं। अगर इसमें ये पौधा ले लेते हैं 3, तो ये 2 ये हो गए, एक ये बोना पौधा हो गया, 2 लंबे और 1 बोने। जबकि इसमें कहेंगे एक शुद्ध लंबा, एक अशुद्ध लंबा और एक बोना पौधा, शुद्ध बोना पौधा। तो इस तरह से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है द्विसंकर संकरण को समझाइए। द्विसंकर संकरण को आपको समझाना है। द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? वह संकरण जिसमें क्या करते हैं? 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। पहला नियम मेंडल की आनुवंशिकता का पहला नियम है जो प्रभाविता का नियम, और दूसरा था पृथक्करण का नियम। दोनों ही एक संकर संकरण पर आधारित है। क्यों? क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं? एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं। लंबाई का, सिर्फ पौधे की लंबाई की अध्ययन किया था। जिसमें अपन 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण। जो मेंडल ने अपने तीसरे प्रयोग में किया था, यानी तीसरा जो नियम था उसके अंदर किया था, जिसको अपन कहते हैं स्वतंत्र अपवन का नियम। ठीक है, देखो उसने उसमें क्या लिए थे? 2 प्रकार के पौधे लिए थे मेंडल ने। देखो ये तो किसे कहते हैं? वह संकर जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। अब ये 1 नंबर में तो नहीं, इतना तो होता तो 1 नंबर में। ये लघुतरात्मक प्रश्न है, कम से कम 4-5 लाइन में उत्तर लिखना होता है, तो आप इसको आगे भी लिखेंगे। मेंडल ने द्वियुग्म विकल्पी लक्षणों को जैसे समयुग्मजी पीले और गोलाकार बीज लिया। देखो 2 लक्षण हो गए, एक तो रंग हो गया उनका, एक आकृति हो गई। रंग हो गया पीला 1 लक्षण, दूसरा आकृति उसका गोल 2 लक्षण, तो इसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो वाई बड़ा वाई और बड़ा आर दोनों लेने हैं। ठीक है, इसके बीज और दूसरे जो प्रकार के लिए हरे और झुर्रीदार, जिसको छोटे वाई और छोटे आर से लिखा है। ये देखो 2 आपस में क्रॉस करवाया, जो एक तो थे शुद्ध पीले और गोल, जबकि दूसरे थे हरे और झुर्रीदार। इनको क्रॉस कराया तो एपन पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? सिर्फ पीले और गोल, शुद्ध नहीं है। देखो ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध होते तो दोनों ही वाई और आर बड़े होते हैं, लेकिन ये क्या है? शुद्ध प्रकार के नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसको पीले और गोल कहेंगे। ठीक है, और जब इसकी F2 पीढ़ी प्राप्त होती है तो आपको पता है 4 प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, आपस में युग्मक बनते हैं, जिसमें एक वाई बड़ा एक आर बड़ा, दूसरे में एक वाई बड़ा आर छोटा, तीसरे में वाई छोटा आर बड़ा, और चौथे में दोनों ही छोटे होते हैं। तो इस प्रकार
प्रकार के आपके 4 प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण, यानी 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला 23वां प्रश्न, जिसके अंदर प्रश्न आपको दिया हुआ है मेंडल की सफलता के कारण लिखिए। यानी मेंडल की सफलता का क्या कारण था, आपने पहले ही चैप्टर जब समझा था इसके अंदर 3 पॉइंट अपने पढ़े थे। कौन कौन से पॉइंट थे, एक तो था उसने बहुत ही अच्छी तरीके से पादप का चयन किया, दूसरा एक समय में एक ही वंशागति का अध्ययन किया, और तीसरा और अंतिम था जो सभी आंकड़े थे उनका संख्या की विश्लेषण भी उसने कर लिया था। देखो क्या था, पहला पॉइंट जो था एक समय में एक लक्षण की वंशागति। एक लक्षण का मतलब होता है, चाहे तो उसने सबसे पहले अपने 2 नियम पढ़े थे जिसमें सिर्फ उसने लंबाई का ही अध्ययन किया था, तो उसने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ठीक है, ये इसका सबसे बेस्ट पॉइंट था सफलता का। दूसरा कारण था उचित पादप का चयन। देखो उसने पादप को चयन करने में बहुत ज्यादा समझदारी दिखाई, बहुत ही ज्यादा समझदारी दिखाई, क्योंकि अगर वो बड़ा पौधा ले लेता, मान लो कोई बड़ा पेड़ ले लेता जो 20-25 साल में जाके तैयार होता, तो वो कितने लक्षणों का अध्ययन कर पाता, मुश्किल से 1 या 2 लक्षण का। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, ऐसे पादप का चयन किया जो 1 साल में ही क्या हो जाए, तैयार हो जाए पूरा। तो इस पादप को चयन करने में भी उसने समझदारी दिखाई। तीसरा पॉइंट था सभी आंकड़ों का संख्या की विश्लेषण करना। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी सफलता का कारण था कि उसने जितने भी प्रयोग किए वो सारे के सारे उसने क्या किए, लिख कर रखे, ताकि आपको पता है प्रयोग करने में उसको कितने साल लगे थे, 7 साल। अब जब प्रयोग 7 साल चल रहा है तो आपने पहले साल में क्या क्या किया था वो चीजें आपको कैसे याद रहेगी। तो अगर आपको सारी चीजें लिखी हुई है तो आपको पता रहेगा कि पहले दिन में आपने क्या काम किया था, दूसरे दिन में आपने क्या क्या प्रयोग किए थे, तो सारा का सारा आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जब उसने भी क्या कर लिया था, उसको लिख कर रख लिया था। ये तीनों महत्वपूर्ण कारण थे उसकी सफलता के। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। देखो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मटर के पौधे को ही क्यों चुना। दूसरा पौधा भी तो था, 1 वर्षीय कोई दूसरा पौधा, मान लो अगर पेड़ नहीं लेता तो दूसरा 1 वर्षीय पौधा भी तो ले सकता था, लेकिन उसके मटर के पौधे को ही क्यों चुना, तो इसके भी कारण देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये 1 वर्षीय पादप, एक तो सबसे मेन बात यही भी थी कि एक तो 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में क्या होता है, अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। यानी उसने 7 साल में क्या किया था, लगभग 7 पीढ़ियों का तो अच्छी तरह अध्ययन कर ही लिया था। उसके बाद दूसरा था मटर के पादप का आकार छोटा होता है। एक तो उसका आकार छोटा होता है तो छोटी जगह में भी क्या किया जा सकता है, लगाया भी जा सकता है, और छोटी जगह में लगा हुआ है तो उसकी देखभाल भी आसानी से की जा सकती है। ठीक है, तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण था मटर का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी आकार का प्रकार का होता है और बंद प्रकार का होता है। द्विलिंगी का मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पुष्प में क्या होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही पाए जाते हैं। जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और ये बंद प्रकार का होता है। जो भी बंद प्रकार का और द्विलिंगी होगा उसमें क्या होगा, स्वपरागण होता है, परपरागण नहीं होता है। इस प्रकार के पौधों में क्या होता है, स्वपरागण होता है। तो मटर के पुष्प में भी क्या होता है, स्वपरागण होता है, परपरागण नहीं होता है। इसके बाद है अगला, मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण था क्योंकि मटर के पौधे में बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। कैसे कैसे विपर्यासी मतलब अलग, एक लंबाई को लेकर, एक लंबा पौधा लंबा हो सकता है, बोना हो सकता है। दूसरा उसका बीजों का रंग पीला हो सकता है, हरा हो सकता है। बीजों का आकृति गोल हो सकती है, झुर्रीदार हो सकती है। बीज बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। फूलों का रंग, तो इस तरह से उसने क्या किया, अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए मटर के पौधे को उसने उचित तरह से चुना। अगला था विपुषण विधि द्वारा परपरागण कराया जा सकता है। जो अपने चैप्टर के अंदर समझा था विपुषण विधि क्या होती है। ठीक है, विपुषण विधि होती है कृत्रिम परागण कराने की। ये तो अपने आप स्वपरागण होता है। जिन पौधों में स्वपरागण होता है उसको स्वपरागण को नहीं कराकर कृत्रिम रूप से परपरागण कराया जाता है, वो कहलाता है, जिस विधि द्वारा किया जाता है वो है विपुषण विधि। इसको आप चैप्टर में वापस में वीडियो देखकर आप उसको समझ सकते हैं कि विपुषण विधि क्या है। तो ये थे आपके 23वां और 24वां प्रश्न। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। आपको मेंडल के बारे में जो भी जानकारी है वो लिख देनी है। जो 3 नंबर के प्रश्न के हिसाब से आता है तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा गया था, अनुवांशिकी का जनक कहा गया था। यानी सबसे पहले अपन लाइन लिख देंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। फिर क्या है, मेंडल का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को। 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, दर्शन शास्त्र के अंदर डिग्री प्राप्त की थी। दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की थी। और फिर क्या करे, चर्च में पादरी के पद पर बने, यानी चर्च में क्या बने, पादरी बने। ठीक है, उसके बाद में जहां उन्होंने उद्यान
मतलब चर्च के अंदर ही क्या था, एक बगीचा था, जिस बगीचे में उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे यानी उद्यान मटर के पौधे लगाकर उनको उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था यानी प्रयोग किया था। जो प्रयोग कितने वर्षों तक किया था, उसने उन्होंने 7 वर्षों तक किया था। और आपसे पूछे कितने अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया था, तो 7 ही अनुवांशिक लक्षणों का भी उन्होंने प्रयोग मतलब अध्ययन किया था। और इन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर उन्होंने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था, आपको पता है, जिनको अपन क्या कहते हैं, अनुवांशिकता के नियम या वंशागति के नियम, या जिन्हें मेंडलवाद कहते हैं। कितने नियम थे, 3 नियम। आप चाहें तो तीनों नियम के नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपके इसके बारे में पूछा था मेंडल के बारे में, वो जीवन परिचय इतना सफिशिएंट है। इसके बाद में अगला जो पर्सन है वो है मेंडल की प्रभाविता का नियम को समझाइए। यानी जो 3 नियम दिए थे उसमें सबसे पहला जो नियम था मेंडल के प्रभाविता का नियम, वो आपको बताना है इसके अंदर। तो देखो वो किस तरह से करना है। सबसे पहले क्या है, इसकी परिभाषा लिख देनी है, यानी कहते किसे हैं, प्रभाविता का नियम। तो देखो अपने क्या होता है, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाते हैं, विपर्यासी का मतलब 2 अलग अलग, जैसे अपने बात करें एक पौधा तो है बड़ा टी और एक है ये, इनके बीच में आपस में संकरण कराते हैं, तो क्या होता है, इसमें प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, एक जो लक्षण है वो प्रकट होता है और एक छिप जाता है। जो प्रकट होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण और जो प्रकट नहीं होता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये है प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसका आप उदाहरण लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसका उदाहरण लिखना चाहें तो अगर मान लो इस टी का देखो युग्मक बनेंगे तब ये एक टी आएगा, और इसका युग्मक बनेगा तो एक टी, इनमें आपस में संकरण से क्या बनेगा, ये टी। ठीक है, तो ये क्या है, 100% लंबे पौधे हैं। 100% क्या है, लंबे पौधे। आपको उदाहरण जरूर बताना है, इसका पूछे तो आपको उदाहरण भी समझाना है। यानी जब 2 विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति में क्या होते हैं, सभी पौधे 100% लंबे प्राप्त होते हैं। तो ये था प्रभाविता का नियम। आपको ये लाइनें लिखने के बाद में ये नियम भी समझाना है अच्छी तरह से, जैसे अपने लेसन के अंदर समझा था उसी तरह से। इसके बाद देखते हैं अगला जो लघुत्रात्मक पर्सन है, अंतिम पर्सन, वो देखते हैं। मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों का महत्व क्या है वो आपको लिखना है। तो आपको ने चैप्टर में सबसे लास्ट में पढ़ा था जो अनुवांशिकता के नियमों का महत्व क्या है उसके बारे में। तो देख लेते हैं नियम क्या है, उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। आप इसको जब एग्जाम के अंदर आए तो इसको पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, मतलब पूरी इसकी लाइन बनाकर लिख सकते हैं। देखो पर्सन, तो सबसे पहला जो नियम था, अनेक घातक और हानिकारक जीन को अप्रभावी होना। यानी अपन क्या करेंगे, इस तरह से संकरण कराएंगे कि जो हानिकारक जीन है उसको अप्रभावी कर देंगे, और जो सही जीन है जो हानिकारक नहीं है उनको क्या कर देंगे, प्रभावी कर देंगे, यानी वो प्रकट हो जाएंगे। तो अप्रभावी जो हानिकारक है वो क्या हो जाएंगे, छिप जाएंगे। ठीक है, दूसरा था जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। पृथक्करण का जो नियम था, जिससे क्या हुआ, जीन संकल्पना कैसी होती है उसके बारे में अपने को पता चला। इसके बाद में अगला था संकर संतति का पता चलना। यानी इससे पहले जो अपन देखो 2 तरह की संतति, एक तो शुद्ध लंबे थे और एक शुद्ध बोने। ठीक है, इनसे जो संतति प्राप्त हुई थी ये है संकर संतति। तो इसकी उत्पत्ति और इसका जो पता चलना है वो कौन से हुआ, वो भी क्या हुआ, इसके मेंडल के वंशागति के नियम से ही पता चला। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इनसे प्रयोग करके संकरण करवाकर क्या करा जाता है, अनुपयोगी लक्षणों को हटाया भी जा सकता है, जिससे क्या होता है, एक नई जाति का विकास हो जाता है। यानी अनुपयोगी लक्षणों को हटाकर नई जाति का विकास किया जा सकता है। उसके बाद में अगला, इस प्रकार की फसलें तैयार की जा सकती है, पौधे तैयार किए जा सकते हैं जो रोग प्रतिरोधक और उच्च किस्में हो, यानी जिनको जल्दी से कोई बीमारी नहीं लगती है और साथ में ही अच्छी पैदावार देती है। यानी उच्च किस्मों का मतलब होता है अच्छी पैदावार होती है उनकी। ऐसी फसलें तैयार की जा सकती है, किससे, जो मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम दिए थे उनके आधार पर। और सबसे लास्ट है मानव जाति में भी सुधार किया जा सकता है। आप एक पढ़ेंगे इसके अंदर, सुजन की जो ऐसी शाखा है जिसके अंदर मानव जाति में भी इसमें क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। तो ये थे आपके सारे लघुत्रात्मक पर्सन। इसके बाद देखते हैं अपन अगला 28वां पर्सन। ये निम्नदात्मक पर्सन है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं एग्जाम के अंदर आपके निम्नदात्मक तीसरे पार्ट में से नहीं आता है। ठीक है, तो अपन उसी हिसाब से कर लेते हैं जैसे अपने एग्जाम के अंदर आता है। तो देखो पर्सन क्या दिया हुआ है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। यानी मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का, दूसरा था पृथक्करण का। तो उस नियम को आपको क्या करना है, समझाना है और उसमें एक उदाहरण भी समझाना है। तो देखो अपन इसको करते हैं। सबसे पहले पृथक्करण के नियम की परिभाषा लिख देते हैं, किसको कहते हैं। देखो
यह नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। सबसे पहले तो एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है, क्योंकि इसमें एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन करते हैं, इसलिए ये क्या है, एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार संकर F1 पीढ़ी के पौधे में विपरीत लक्षण युग्म विद्यमान रहते हैं। विपरीत यानी अलग अलग, एक बड़ा टी और एक छोटा टी, यानी विषम युग्मज जिसको कहते हैं। और F2 पीढ़ी में ये क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी F1 पीढ़ी से जब F2 पीढ़ी बनती है तो जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक में ये क्या होते हैं, दोनों ही जो लक्षण है वो अलग अलग हो जाते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम, यानी स्वतंत्र हो जाते हैं, युग्मक अलग अलग हो जाते हैं। इसे युग्मकों की स्वतंत्र शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखो अपन पौधे लेते हैं, जैसे अपने मान लो पहले ले लिया टी और टी, इसमें ले लिया ये टी, इसका जो युग्मक होगा वो टी और ये इसका युग्मक टी। ये कौन सी पीढ़ी है, पेरेंट्स पीढ़ी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर पेरेंट्स पीढ़ी में जब इनका आपस में संकरण होता है तो पहली पीढ़ी जो प्राप्त होती है वो क्या है, विपरीत लक्षण वाली। तो यही तो लिखा है यहाँ पर, देखो संकर F1 पीढ़ी में विपरीत लक्षण वाले, देखो एक बड़ा टी और एक छोटा टी, तो ये क्या है, ये इसकी कौन सी पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी। ठीक है, अब जब F1 पीढ़ी का दोबारा से संकरण करें तो ये अलग अलग हो जाते हैं। देखो जब इसका मान लो ये एक टी, दूसरा टी, ये एक टी और ये टी, ये अपन लेते हैं नर के रूप में और ये लेते हैं मादा के रूप में। तो ये जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक में ये दोनों क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाते हैं, अलग अलग स्वतंत्र हो जाते हैं। ये टी अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, इसे अपन कहते हैं पृथक्करण का नियम। इसी तरह इसमें भी हो जाता है, ये टी अलग हो जाएगा और ये छोटा टी, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसमें संकरण में युग्मकों के संकरण से क्या बनता है, देखो एक तो बड़ा टी, ये भी बड़ा टी, देखो दोनों के संकरण से। अब देखो जब इसका संकरण होता है इससे, तब क्या बनता है, एक बड़ा टी आएगा और एक छोटा टी। ठीक है, अब देखो इसका संकरण जब इससे होता है तब क्या आता है, बड़ा टी और छोटा टी, और लास्ट में जब इस छोटे टी का छोटे टी से संकरण होता है तो दोनों ही क्या है, ये टी। ठीक है, अब आपको इसका क्या लिख देना है, लक्षण और जीन प्रारूप। तो पहले लिख देते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप में देखो क्या है, तीन तो देखो लंबे पौधे हैं। लक्षण प्रारूप में ये भी लंबा गिना जाएगा, ये भी और ये भी, तो तीन लंबे पौधे हैं और एक क्या है, बोना पौधा है, तो 3:1। और इसका जीन प्रारूप निकाले तो क्या आ जाएगा, देखो इसका ये तो था लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप में देखो, जीन प्रारूप में क्या करते हैं, शुद्ध लंबा अलग होता है, संकर प्रजाति अलग होती है और अशुद्ध या बोना अलग होता है। तो ये अनुपात हो गया 1 शुद्ध लंबे का, 2 अनुपात है संकर लंबे या जिसको कह सकते हैं अशुद्ध लंबे, और 1 अनुपात है किसका, बोने का। तो ये क्या हो गया, जीन प्रारूप। तो इस तरीके से आप क्या है, पृथक्करण का नियम समझा सकते हैं। और इसके जो ये कौन सी पीढ़ी होगी इसकी, ये होगी F2 पीढ़ी। ये कौन सी है, F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी से ये तो F1 पीढ़ी के युग्मक बने, F2 पीढ़ी में ये अलग होकर ये क्या है, इस तरह से बन जाते हैं। तो ये पृथक्करण का नियम और इसका उदाहरण। आगे मान लो और ज्यादा नंबर का इसमें से प्रश्न आ जाता है तो फिर आप इसके प्रकार भी लिख सकते हैं, पश्य संकरण के या परीक्षण, जो पश्य संकरण के बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण को भी बता सकते हैं। लेकिन इतने 3 नंबर का आता है तो इतने ही आपको करना है। तो ये था आपका 28वां प्रश्न। इसके बाद देखते हैं अगला 29वां प्रश्न आपको दिया हुआ है, मेंडलवाद क्या है, स्वतंत्र अपवयन के नियम को विस्तार से वर्णन करो। यानी स्वतंत्र अपवयन का नियम है उसका विस्तार से वर्णन भी करना है आपको, और मेंडलवाद क्या है इसको बताना है। तो मेंडलवाद तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कि मेंडल ने क्या किया था, उद्यान मटर पर जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर कुछ नियमों का, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसे अपन क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। यानी मेंडल के उद्यान मटर पर किए गए प्रयोग के परिणामों के आधार पर मेंडल ने कुछ आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया या कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। ठीक है, 3 नियम थे, पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपवयन का नियम। ये 3 नियमों का उन्होंने प्रतिपादन किया था। उसके बाद में आपसे पूछा हुआ है, ये इतना पार्ट अभी हुआ है, अबे आपसे आगे पूछा है स्वतंत्र अपवयन के नियम को विस्तार से समझाना है। अब अपन बात करते हैं स्वतंत्र अपवयन के नियम को। सबसे पहले तो ये बात, ये कौन से संकरण पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। क्यों, क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं, पौधों के 2 लक्षणों का अध्ययन करते हैं। जैसे अपन उदाहरण में बात करेंगे, पहले पौधे का एक गुण हो गया उसका रंग, दूसरा हो गया उसकी आकृति यानी पीला और गोल बीज, दूसरे में हरा और झुर्रीदार। तो 2 लक्षणों को साथ में लेकर चलेंगे तो उसमें अपन क्या कहेंगे, 2 लक्षणों का अध्ययन करेंगे तो द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। कौन सा नियम,
ये स्वतंत्र अपवन का नियम। बाकी दोनों एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम। इसके बाद बात करें इस नियम के अनुसार दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है। दो विपर्यासी मतलब दो अलग अलग। देखो इसमें तो बीज कैसे हैं, पीले और गोलाकार है, इसमें हरे और जुड़ीदार, दोनों अलग अलग लक्षण है। विपर्यासी मतलब अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है। तो इन संकरणों के पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होते हैं। जब ये युग्मक बनते हैं तो इनका स्वतंत्र रूप से पृथक्करण होता है, लेकिन एक लक्षण दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। जैसे ये पीला है तो ये गोल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, और जो गोल वाला है वो पीले के ऊपर कोई आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो अपन क्या करते हैं, वंशागति पर प्रभाव नहीं डालता, इसे स्वतंत्र अपवन का नियम कहते हैं। अगर देखो अपन इस पौधे को आपस में संकरण करवाते हैं, ये है पीला और गोल, जब इसका कराते हैं हरे और झुर्रीदार से संकरण करवाया जाता है, तो जब ये युग्मक बनते हैं, जब ये युग्मक बनेंगे तो इसका Y और इसका R रहेगा, ठीक है, और इसका क्या रहेगा, ये Y और ये R रहेगा, ठीक है। आपस में ये संकरण करेंगे तो पहली जो संतति है इसकी संकरण से वो क्या प्राप्त होगी, Y और R। यानी ये जो पौधे हैं वो किस प्रकार के हैं, ये है पीले व गोल। शुद्ध पीले और गोल नहीं कहेंगे, अगर दोनों Y और R बड़े हैं तो ये शुद्ध पीले और गोल हैं, और ये शुद्ध हरे और झुर्रीदार हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं है तो अपन क्या कहेंगे, ये सिर्फ पीले और गोल कहेंगे इसको। 100% पौधे क्या होते हैं, पीले और गोल प्राप्त होते हैं। जब इन दूसरी F1 पद्धति का स्वपरागण होता है, तो F1 पीढ़ी का, ये कौन सी पीढ़ी है, ये है F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, ये इनकी पेरेंट्स पीढ़ी, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के स्वपरागण से, जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण होता है तो अपन क्या करते हैं, इसको इस तरह से ले लेते हैं, YR और YR को। तो देखो ये इस तरह से ले लिया मैंने, एक Y बड़ा, देखो इनके स्वपरागण से एक Y बड़ा एक R बड़ा, ठीक है, आपस में स्वपरागण होता है। एक Y तो बड़ा ले लिया, R छोटा ले लिया, तीसरे में क्या है, Y छोटा और R बड़ा, और चौथे में क्या है, Y भी छोटा और R भी छोटा, ठीक है। ये नर के रूप में, इसी तरह अपन इधर इनके मादा के रूप में भी लेना है, YR, ये पर ले लेंगे YR, और लास्ट में अपन ले लेंगे दोनों ही छोटे। अब इनके स्वपरागण से आपस में कौन सी संतति प्राप्त होती है, F2 पीढ़ी की बात करेंगे। ये अभी तक तो F1 पीढ़ी की बात कर रहे थे। आपको जो मैंने पहले ही सारणी समझाई थी उसी तरह से आपको इसी की सारणी बनानी है और उसी तरह से आपको बढ़ाना है। जैसे गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, YR, ठीक है, पहली लाइन में। अब यहाँ पर देखो ये Y बड़ा ये Y बड़ा, तो दोनों Y तो बड़े हैं, ये R बड़ा एक R छोटा है, इस तरह से। तो इस तरह से अपन टेबल को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये सारणी बनी, ये कौन सी पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी, ठीक है। ये जो प्राप्त हुई है वो कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी। तो पहले ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, इससे ये F2 पीढ़ी है। अब F2 पीढ़ी का आप क्या लिख लेंगे, इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। तो पहले लिख लेते हैं लक्षण प्रारूप। तो देखो इसका लक्षण प्रारूप आपको पहले भी मैंने बताया था, जैसे चैप्टर समझा था, तो 9:3:3:1। और जीन प्रारूप आपको याद रखने का तो तरीका बताया था। जीन प्रारूप का क्या याद रखना है आपको, मैं अनुपात एक साथ लिखना है। इधर आपको देखो 100 ऐसे याद रखना, 122:412, ठीक है। इसी के आगे अनुपात चल रहा है 412 और 121। 122:412:121, ये इसका जीन प्रारूप आपको याद रखना है। सब में बीच में क्या लगाना है, अनुपात लगाना है। तो ये था आपका 29वां प्रश्न। अब आपको देखो 30वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, मेंडल के वंशागति के नियमों को समझाइए। तो मेंडल के वंशागति के नियम अपने 3 प्रश्नों में कर चुके हैं, 26वां प्रश्न, 28वां प्रश्न और 29वां प्रश्न। इन तीनों में ही जो अपने आंसर पड़ा है वही इन 30वें प्रश्न का आंसर है। तो आप उसको लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा प्रश्न आपको नहीं आने वाला। तो ये था आपका पूरे तीसरे चैप्टर अनुवांशिकी के सभी प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, और आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।